ओके, तो जो फोर्थ क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखना है इस चैप्टर में कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ठीक है, पालमपुर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कितनी फैमिलीज थी, 450 फैमिलीज थी, जिनमें से 80 अपर कास्ट थी एंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एससी या दलित थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पालमपुर में फार्मर्स के बीच में जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर इस पैराग्राफ्स में कुछ नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, तो मैंने आपको सिंपली समझ आ जाए इसके लिए टेबल क्रिएट करा है। यहाँ पर टोटल फैमिलीज दी गई हैं 450। यहाँ पर बताया है कि जो लैंडलेस फैमिलीज है, मतलब जिनके पास लैंड है ही नहीं, वो 150 ऐसी फैमिलीज है। अब फैमिलीज जिनके पास स्मॉल लैंड एरिया यानी कि 2 हेक्टेयर से कम है, वो कितनी है, वो 240 है। और फैमिलीज जिनके पास मीडियम या लार्ज लैंड एरिया यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से थोड़ा ज़्यादा या उससे काफ़ी ज़्यादा, जिनके पास मीडियम और लार्ज की रेंज में है लैंड एरिया, वो ऐसे 60 फैमिलीज हैं। तो यहाँ पर आपको यही समझाया गया था, तो मैंने इन सबको आपके लिए यहाँ पर सम अप कर दिया। ओके फाइन, तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि इस तरीके से यहाँ पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। कुछ लैंडलेस है, कुछ के पास कम है, कुछ के पास थोड़ा ज़्यादा है, दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर मतलब कि काम कौन करेगा वहाँ पर उन फार्म्स में। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन लैंड, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। तो अब जो स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास ज़्यादा बड़े पीस ऑफ लैंड नहीं है, वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ खुद ही से काम कर लेते हैं। जबकि जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो लेबरर्स को हायर करते हैं, क्योंकि उनके बड़े बड़े लैंड पीस हैं और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं उनको हायर करना। ठीक है, तो वो लेबरर्स को हायर करते हैं और वो वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरीज हो गई, स्मॉल एंड मीडियम एंड लार्ज की। स्मॉल में वो अपने खेतों को खुद ही सारा काम उन फील्ड्स में करेंगे, मीडियम एंड लार्ज वाले लेबरर्स को हायर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में सिर्फ इतना ही आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो कोई भी अगर हम एक्टिविटी करते हैं उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग में भी हम फार्मर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर समझेंगे, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस पॉइंट में समझा। तो स्मॉल फार्मर्स हैं, अब स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं मतलब कि उधार लेते हैं। अब उधार लेने वो किसके पास जाएंगे, अपने जैसे किसी फार्मर के पास तो नहीं जा सकते ना, तो वो जाते हैं लार्ज फार्मर्स के पास जिनके पास बड़े बड़े लैंड एरियाज हैं, जो दूसरों को दूसरे लेबरर्स को हायर करते हैं उनकी फील्ड में काम करने के लिए, उन फार्मर्स के पास जाएंगे। या फिर जो विलेज का मनी लेंडर है, यानी कि ऐसे होते हैं ना गांव में जो उधार देते हैं, उनके पास जा सकते हैं। या फिर जिन ट्रेडर्स को वो सप्लाई करते हैं, और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर द कल्टीवेशन, तो उनके पास जा सकते हैं जिनसे वो इनपुट्स लेते हैं, मतलब कि जो भी उनको फार्मिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं उनके पास जा सकते हैं उधारी के लिए। तो ये सारे पॉसिबल तरीके हैं जिससे एक स्मॉल फार्मर अपनी कैपिटल अरेंज करता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड, अब हमने स्मॉल फार्मर्स को देखा, तो लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, उनको तो कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल इज नॉट एन इशू फॉर देम। वो क्या करते हैं, जो भी उनकी सेविंग हुई होती है, उनके पास लार्ज लैंड एरियाज है तो सरप्लस भी ज़्यादा होता है, उसको जब मार्केट में बेचते हैं तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, और उसी को वो ईयर टू ईयर यूज करते हैं, तो उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसी पॉइंट को इन्होंने स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करा है, मैं आपको शॉर्ट में वो स्टोरी समझा देती हूँ। सविता है, एक स्मॉल फार्मर है वो। ठीक है, उनके पास शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर लैंड है उनके पास, हमने पढ़ा था ना कि जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास इतना लैंड होता है, तो इनके पास 1 हेक्टेयर लैंड ही है। अब वो सब कुछ कैलकुलेट वगैरह करती हैं एंड शी फाइंड्स कि उनको मिनिमम फार्मिंग के लिए कितना चाहिए होगा, सब कुछ वर्किंग कैपिटल वगैरह अरेंज करने के लिए 3000। वर्किंग कैपिटल हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो अगर आप भूल रहे हैं वर्किंग कैपिटल क्या था तो उसको दोबारा से देख के समझिए। तो 3000 रुपीज़ उसने मिनिमम सब अप्रॉक्सीमेशन लिया कि इतने पैसे मुझे लगने वाले हैं। उनके पास पैसे नहीं है बिकॉज शी इज़ अ स्मॉल फार्मर। व्हाट शी डज इज कि वो जाती है तेजपाल सिंह के पास। तेजपाल सिंह कौन है, एक लार्ज फार्मर है। ठीक है, तो जैसा भी हमने बताया था अलग अलग जगहों से वो लोग बोरोइंग करते हैं, तो यहाँ पर सविता स्मॉल फार्मर बोरो कर रही है तेजपाल सिंह से, जो कि एक लार्ज फार्मर है। अब तेजपाल सिंह रखते हैं एक कंडीशन, वो कहते हैं कि आपको मैं लोन दे दूंगा, लेकिन आपको उस पर 24% इंटरेस्ट देना होगा फॉर 4 मंथ्स। अलॉन्ग विद दैट
उनको क्या करना होगा, सविता को तेजपाल सिंह जो कि एक लार्ज फार्मर है, और हमने पढ़ा था कि लार्ज फार्मर्स लेबरर्स को हायर करते हैं अपने फार्म में काम करने के लिए, तो उन्होंने सविता से कहा कि आपको हार्वेस्ट सीजन में, यानी कि जब कटाई का सीजन होगा उस टाइम पर आपको मेरे फील्ड में काम भी करना होगा, और उसके लिए सिर्फ आपको ₹100 पर डे मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट तेजपाल सिंह चार्ज कर रहा है सविता से वो बहुत हाई है, लेकिन अपने फील्ड में जो काम करवाने के लिए जो उनको वेज दे रहा है, वेज कहते हैं उसको, वेज दे रहा है वो सिर्फ ₹100 है। तो इस तरीके से कैसे एक स्मॉल फार्मर को इन सारी प्रॉब्लम से को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग बताया कि कहाँ कहाँ से सोर्स करते हैं, और उसको एक स्टोरी के थ्रू समझा दिया गया। होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7। ओके, तो पॉइंट 7 कहता है कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही इस चीज को समझ लिया था कि जो भी सरप्लस होती है, जो भी उन्होंने अपनी क्रॉप ग्रो करी हार्वेस्ट के बाद, एक पार्ट अपनी फैमिली के लिए रखते हैं और बाकी का मार्केट में बेचते हैं। कहाँ बेचने जा रहे थे, 2 विलेजेस के नाम बताए थे, याद रखिएगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी चीज के बारे में बात करें कि सरप्लस, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि सपोज करो कि फार्मर्स ने क्या प्रोड्यूस करा, वीट प्रोड्यूस करा। तो हम वीट का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि वीट के बारे में हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो वीट हार्वेस्ट हो गया, उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब बारी है वीट को अपने पास रखने की और बाकी का मार्केट में बेचने की। तो दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट, जैसा हमने पढ़ा है, फॉर फैमिली कंजम्पशन, अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए, और बाकी का सरप्लस वो बेच देंगे। ओके, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने सविता के बारे में पढ़ा, सविता, तो इस तरीके के जो फार्मर्स हैं, क्योंकि उनका स्मॉल प्लांट पीस होता है और उसमें वो कम ही उगा पाते होंगे, उसमें से भी वो एक पार्ट अपने पास रखते हैं, तो उनका जो सरप्लस बचता है, जो वो मार्केट में बेचकर पैसा कमा सकते हैं, वो भी कम ही होता है। तो लिटिल सरप्लस because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs, just as I explained. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे हैं, स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा wheat नहीं दे पाते हैं मार्केट को, तो मेनली जो wheat की सप्लाई होती है मार्केट में जो wheat पहुंचता है वो किन से मिल रहा है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर से, क्योंकि उनके बड़े बड़े लैंड पीसेस हैं, ज़्यादा उनको उनका प्रोडक्शन होता है, और उसमें से वो अगर रख भी लेते हैं अपना, तब भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा आउटपुट बचता है मार्केट में सप्लाई करने के लिए। तो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, ये याद रखिएगा। अब द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट। अब आपको प्रोसेस तो पता ही होगा, फार्मर ने उगाया, ठीक है, मार्केट में पहुंचा, अब वहां पर ट्रेडर ने खरीदा, जो बल्क में खरीद लेते हैं, अब वो लाते हैं और शॉपकीपर्स उनसे खरीदते हैं फर्दर, और फिर वो हमें शहरों में और अलग अलग सिटीज में, टाउन्स में, ये सब हमें मिलता है, ठीक है, दुकानों के थ्रू। तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, अगेन तेजपाल सिंह का ही, जो अभी हमने पढ़ा था सविता एंड तेजपाल सिंह का। तो मैंने सोचा कि आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बेसिकली बताया गया कि कैसे लार्ज फार्मर्स, वो लार्ज फार्मर यहाँ पर तेजपाल सिंह है, वो अपनी अर्निंग्स को यूज करते हैं। उनकी अर्निंग कहाँ से हो रही है, जो भी वो सरप्लस वीट मार्केट में दे रहे हैं उसके थ्रू। तो हम यहाँ पर इस स्टोरी को समझेंगे। तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है जिसका सरप्लस कितना आया, 350 क्विंटल्स ऑफ वीट, इतना उनका सरप्लस था। अब उन्होंने क्या करा, रायगंज की मार्केट में गए, हमने बताया था वहां बेचते हैं, तो रायगंज की मार्केट में गए और वो सरप्लस वीट वहां पर बेच दिया, सरप्लस वीट बेच दिया। अब उनको पैसे मिल गए, तेजपाल सिंह को पैसे मिले, तो तेजपाल सिंह ने उन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। अब इन पैसों का वो क्या यूज करेंगे, बाद में सविता जैसे स्मॉल फार्मर्स को वो लेंड करते हैं, मतलब कि उधारी पे दे देते हैं, लेंडर बन जाते हैं उनके लिए। ओके, और बाकी का जो पैसा है उसको, सेविंग्स हैं जो उनकी, और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रॉ मटेरियल के लिए, इन सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो फिक्स्ड कैपिटल के लिए भी, जैसे कि अगर उन्हें मान लो अपनी सेविंग का यूज करके ट्रैक्टर खरीद लिया, हमने पढ़ा था ट्रैक्टर किस तरीके की कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, तो उन्होंने अपनी फिक्स्ड कैपिटल भी बना ली। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से एक लार्ज फार्मर अपनी अर्निंग्स का यूज कर रहा है, लेंड कर भी इंटरेस्ट रेट अर्न कर ले रहा है, साथ ही साथ अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए भी उसको यूज कर ले रहा है, फिजिकल कैपिटल के लिए भी यूज कर ले रहा है, दैट ओके। सो अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन।
जैसा भी आपको एक्सप्लेन करा। और साथ ही साथ सम फार्मर्स और क्या यूज़ कर सकते हो सेविंग्स का, कैटल खरीद सकते हैं, ट्रक्स, अपनी शॉप सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी हो जाएंगी आपकी नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो अभी हमें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा है पालमपुर विलेज के बारे में, विच इज़ द हाइपोथेटिकल विलेज, उसमें हम लोगों ने बात करी सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग के बारे में, कि फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, लैंड फिक्स्ड है, कैसे हम फिक्स लैंड पर ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और सरप्लस सेल, ये सब कुछ हम यहाँ पर समझ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर आकर आपका खत्म होता है पालमपुर की फार्मिंग के बारे में समझना। अब नेक्स्ट से यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि पालमपुर में किस तरीके की नॉन फार्म एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था मेन एक्टिविटी फार्मिंग थी, जो अदर एक्टिविटीज थी उन सबको हम लोगों ने नॉन फार्म एक्टिविटीज की कैटेगरी में डाला था। तो यहाँ से हम लोग उसको समझेंगे। ओके, ओके, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी दैट इज फार्मिंग के बारे में पालमपुर में। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो पालमपुर के लोग हैं वो कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हैं? फार्मिंग के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज पालमपुर में परफॉर्म की जा रही हैं उन सब को नॉन फार्म एक्टिविटीज की कैटेगरी में रखा जा रहा है, यानी कि जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, तो इसका नाम है नॉन फार्म एक्टिविटीज। यहाँ पर सबसे पहले बता रखा है कि ज़्यादातर लोग फार्मिंग में ही इन्वॉल्व है, ज़्यादातर लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। देखिए, ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और फार्मिंग। इनके सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज का पार्ट है, बाकी के 75% यानी कि किस में है? फार्मिंग एक्टिविटीज में है, क्योंकि वो वहाँ की मेन एक्टिविटी है। तो अब नॉन फार्म एक्टिविटी में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो इन्होंने बता रखी है, इन्होंने ऐसी 4 एक्टिविटीज़ बताई हैं, हम वन बाय वन सबको समझेंगे। तो सबसे पहली है यहाँ पर डेयरी। डेयरी में क्या है कि यहाँ की कॉमन एक्टिविटी है, मतलब कि अगर हम, जैसे हमने कहा कि मेन एक्टिविटी तो यहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग है, लेकिन अगर हम नॉन फार्म एक्टिविटीज के में देखें तो उसमें जो मेनली परफॉर्म की जा रही है वो डेयरी वाला काम है। तो डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, उनके पास बफेलोज हैं, ठीक है। अब उन बफेलोज को फीड क्या करवाते, देखिए यहाँ पर एक लिंक भी बता रखा है कि किस तरीके से फार्मिंग का भी नॉन फार्म एक्टिविटीज से लिंक है। तो यहाँ पे जो बफेलोज हैं उनको वो फीड करवाएंगे, मतलब कि उनको कुछ चारा वगैरह तो देंगे। तो वो क्या देते हैं, जो ये लोग रेनी सीजन में, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि वो क्या क्या क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे। तो रेनी सीजन में जब खरीफ क्रॉप ग्रो की जाती है तो जो जवार एंड बाजरा होता है वो, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रास, ये सब कुछ फीड की जा रही है बफेलो को। तो ये सिर्फ एक लिंक दिखा रहा है कि किस तरीके से वहाँ का यहाँ भी यूज हो रहा है। अब मेन चीज क्या थी कि उनके पास बफेलोज थी। अब उस बफेलो से जो उनको मिल्क मिलता है वो कहाँ सेल करते हैं, उसको रायगंज में। हमने 2 विलेजेस पढ़े थे ना, एक रायगंज और एक शाहपुर। तो अभी तक जितनी भी चीजें वो लोग सेल कर रहे हैं, जो भी उनका एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस था, या जैसे कि यहाँ पे जो मिल्क है कहाँ जाता है, या तो रायगंज में, यहाँ पे शाहपुर में। तो अभी ये बफेलो का मिल्क कहाँ सेल कर रहे हैं? रायगंज में। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि दैट 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन, जो दूसरा विलेज है, तो शाहपुर टाउन जो है वहां पर उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने चिलिंग सेंटर्स, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स सेटअप कर रखे हैं। कहाँ पे? रायगंज में। जहाँ पर क्या किया जाता है, वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो सिंपल सा यहाँ पर ये बताया गया कि जो भी मिल्क आता है उनको यहाँ पर लाया जाता है और वहां से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है शहरों में। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही था डेयरिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो दूसरी नॉन फार्म एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नाम से ही पता चल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो स्मॉल स्केल पे की जा रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझते हैं। लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है। देख लीजिए 450 फैमिलीज के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें से भी बताया गया कि सिर्फ 50 लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और साथ ही साथ जो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की, जैसे शहरों में की जाती है उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। यहाँ पर सिंपल मेथड्स का यूज़ किया जाता है और बहुत ही स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। साथ ही साथ किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, अपने घर पर ही काम कर लिया या फिर अपने फील्ड्स में और अपने घर के ही लोगों की हेल्प से। जबकि शहरों में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उसके लिए
बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए होती हैं, लेबरर्स हायर करने पड़ते हैं, मशीनरी लगती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए इसका नाम है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको शॉर्ट में। तो मिश्री लाल एक पर्सन है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने शुगर केन को क्रश करने वाली एक मशीन को खरीद लिया है। शुगर केन क्रश करने वाली मतलब उसमें शुगर केन को डाला जाएगा तो वो क्रश हो जाएगी। तो इस मशीन का यूज कर कर ये उसको क्रश कर सकते हैं। तो शुगर केन पहले कैसे क्रश कर रहे थे यहाँ के लोग पालमपुर के, बुलॉक्स की हेल्प से, लेकिन अब मशीन आ गई है तो उसी मशीन को मिश्री लाल ने भी खरीद लिया है। तो अब मिश्री लाल इस मशीन का क्या करता है, मिश्री लाल ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। तो मिश्री लाल अपनी शुगर केन को तो क्रश करता ही करता है, साथ में जो गांव के लोग हैं उनकी भी शुगर केन को लेकर क्रश कर कर उसको जैगरी बनाता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि शुगर केन को दो फॉर्म्स में बेचा जा रहा था, एक तो उसकी रॉ फॉर्म में यानी कि जैसी वो है वैसे ही, और दूसरा इसको बेचा जा रहा था जैगरी बना के यानी कि गुड़ बना के। तो यहाँ पर मिश्री लाल उसको जैगरी की फॉर्म बना दे रहा है लोगों के लिए, और वहां से भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है। अब जब दूसरों के लिए वो अपनी मशीन को यूज करेगा तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ पैसे चार्ज करेगा, तो उसके थ्रू मिश्री लाल मेक्स अ प्रॉफिट। ठीक है, मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। तो एक तरीके से इनकी इनकम वहां से भी हो गई जो अगर ये फार्मिंग कर रहे हैं, और साथ ही इस मशीन के थ्रू भी इनकी इनकम हो जा रही है। तो एक तरीके से नॉन फार्म एक्टिविटी हो गई इनकी। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से मिश्री लाल ने एक मशीन को सेटअप करा और उनको कुछ एक्स्ट्रा लगाना भी नहीं पड़ा और यहाँ से उनकी इनकम भी हो जा रही है। तो एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब कुछ शॉपकीपर्स के भी बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि पालमपुर में कुछ लोग नॉन फार्म एक्टिविटी में क्या भी कर रहे हैं, शॉपकीपर का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। तो पालमपुर में काफी ज्यादा लोग ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं, ट्रेड मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो the traders of Palampur are shopkeepers who buy goods from wholesale market in the cities and sell them in the village. तो ये जो पालमपुर में जो शॉपकीपर्स हैं क्या करते हैं, ये बड़े बड़े मतलब शहरों से जाकर होलसेल में सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, और उस सामान को फिर ये पालमपुर में बेचते हैं, वहां पर एक शॉपकीपर की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। तो डेली यूज के आइटम्स को ये बेचते हैं, जैसे राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये बता रखा है कि पालमपुर में कुछ लोग शॉपकीपर का काम भी कर रहे हैं, उनकी शॉप्स हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास एंड लास्ट जो एक्टिविटी आती है हमारी नॉन फार्म एक्टिविटी में, दैट इज ट्रांसपोर्ट। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो पालमपुर है उसमें जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, तो उसी को हम आगे समझेंगे। यहाँ पर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या क्या व्हीकल्स हैं, जैसे कि रिक्शे वाले हैं, तांगा वाले हैं, जीप हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ये सारे लोग कौन है, जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरीके से जब ये ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वहां से इनकी इनकम भी होगी। तो ये एक इनकी नॉन फार्म एक्टिविटी होगी, यानी कि ये एक्टिविटी फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन यहाँ से इनकी इनकम हो रही है। तो ये क्या करते हैं इस एक्टिविटी में, दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लोगों को या उनके सामान को, जैसे कि अगर किसी को एक गांव से दूसरे गांव जाना है वैसे, या फिर मान लो कि पालमपुर के लोग अपना जो उनका सामान है या फिर जो उनकी फसल उगी है उसको बेचने के लिए दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ये इन सारी व्हीकल्स के थ्रू। तो द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो जो लोग इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्टेशन में वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये थी आपकी 4 नॉन फार्म एक्टिविटीज। एक बार ये सम अप कर लेते हैं। डेयरी, ठीक है, ये नॉन फार्म एक्टिविटी में मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है डेयरी। ओके, इसको हमने समझा। दूसरा था हमारे पास स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी हमने समझी कि किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करवाई जा रही थी। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी शॉपकीपर्स। पालमपुर में कुछ लोग शॉपकीपर का काम कर रहे हैं, सामान बेचते हैं शहरों से खरीद कर, एंड कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में इन्वॉल्व हैं। अभी हम लोगों ने चारों नॉन फार्म एक्टिविटीज को समझ लिया है। यहाँ पर इन्होंने एक पर्सन किशोरा, उनका एक एग्जाम्पल दे रखा है जो शो करता है कि किस तरीके से किशोरा फार्मिंग भी करते हैं एंड काफी सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं। तो इस एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
किशोरा इज अ फार्म लेबरर, वो एक फार्म लेबरर है, लेकिन किशोरा को अपनी जो इनकम हो रही थी उनकी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जो उनको वेजेस मिल रहे थे वो काफ़ी कम थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कुछ सालों पहले गवर्नमेंट से बैंक से लोन लिया था। तो ये गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर लोन था, मतलब कि कुछ ऐसा लोन होगा जो फार्मर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इनको विच वॉज गिविंग चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। ठीक है, तो इस तरीके के जो लैंडलेस हाउस होल्ड हैं उनको लोन देता है ये गवर्नमेंट प्रोग्राम। उसी के अंडर इन्होंने भी एक लोन लिया था। अब उस लोन का इन्होंने क्या यूज करा कि इन्होंने उस पैसे से एक बफेलो को खरीदा। अब ये बफेलो से क्या करते हैं, तो देखिए कैसे वो फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, लेबरर के तौर पर काम कर रहे थे, फार्म लेबरर के तौर पर, लेकिन वेजेस इनफ नहीं थे। तो उन्होंने एक लोन लिया था, लोन के थ्रू उन्होंने बफेलो खरीदी। अब बफेलो खरीद कर वो बफेलो का मिल्क बेचते हैं, तो यानी कि वो किसमें भी इन्वॉल्व हो गए, नॉन फार्म एक्टिविटी में, डेयरिंग में इन्वॉल्व हो गए। अब साथ ही साथ उन्होंने बफेलो का एक और यूज करा, उन्होंने उसके साथ एक वुडन कार्ट, मतलब कि पीछे से एक लकड़ी की कार्ट लगा दी उसमें। ठीक है, और उसके थ्रू अभी ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व हो गए, तो एक और नॉन फार्म एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व हो गए, जिसके थ्रू ये लोगों के सामान को दूसरे विलेजेस में जैसे शाहपुर वगैरह या रायगंज वगैरह में भी पहुंचाते हैं। तो यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि जो किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम इयर्स बैक। ऑब्वियसली जब वो पहले से फार्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जहाँ से सिर्फ उनको वेजेस मिल रहे थे, दैट टू जो कि बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन अब ये एक बफेलो को खरीदने के बाद से इनके ये डेयरिंग में भी इन्वॉल्व हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व हो गए, तो ऑब्वियसली इनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट और समझ में आता होगा कि किस तरीके से अगर फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी किसी विलेज के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो सकती है और वो उनकी कंडीशन सुधर सकती है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे टॉपिक को कवर किया है। एक बार शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बात करी थी पालमपुर विलेज की, एक हाइपोथेटिकल विलेज था जहाँ की मेन एक्टिविटी, जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वो फार्मिंग थी, लेकिन वहाँ के लोग कुछ और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे, जिनको हम लोगों ने नॉन फार्म एक्टिविटी के नाम से कहा था। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन में हमने बताया दो मेन विलेजेस जिनका नाम आपने देखा होगा थ्रू आउट द चैप्टर, बार बार आया है, रायगंज एंड शाहपुर। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर 450 फैमिलीज थी, कुछ अपर कास्ट की थी, उनके पास किस तरीके की फैसिलिटीज थी, और जो कुछ लोअर कास्ट या फिर एससीज और दलित फैमिलीज थी उनके पास किस तरीके की फैसिलिटीज थी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इजीली अवेलेबल थी, और हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, ये सब हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ा वो थी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन आपको इस चैप्टर के पर्पज से 3 पर ही फोकस करना है। एक है लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में हमने फिजिकल कैपिटल को ही यहाँ पर सिर्फ कैपिटल के तौर पर रेफर किया है। फिर फर्स्टली हम लोगों ने बात करी पालमपुर में फार्मिंग के बारे में, और देन हम लोगों ने बात करी पालमपुर में नॉन फार्मिंग के बारे में। तो फार्मिंग के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि लैंड फिक्स्ड है। ठीक है, अब अगर लैंड फिक्स्ड है तो हम किस तरीके से सेम लैंड पर ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 2 मेथड्स पढ़े थे कि सेम लैंड पर हम ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकते हैं। एक था हमारे पास ये मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, एक हम लोगों ने मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा था, और दूसरा मेथड था हमारे पास मॉडर्न मेथड्स। यहाँ पर हमने पढ़े मॉडर्न मेथड्स, ये रहे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, दोनों को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि मिड 1960s तक क्या सिचुएशन थी। लेट 1960s में HYV सीड्स आए, लेकिन उन HYV सीड्स की वजह से और क्या क्या चीज़ें थी, ज़्यादा पानी, ज़्यादा फर्टिलाइजर, ये सब कुछ चाहिए था। ओके, यहाँ पे मैंने आपके लिए माप लिख दिया है अलग से। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी कि विल द लैंड सस्टेन। इसमें हम लोगों ने सिंपली यही पढ़ा कि किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ये सब कुछ। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से लैंड डिस्प्यूटेड है। मैंने आपको इस टेबल के थ्रू काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि लैंड का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है। देन हमने यहाँ पर 5th पॉइंट में बात करी थी कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। हमने यहाँ पर फार्मर्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया, स्मॉल एंड मीडियम में। स्मॉल फार्मर्स क्या कर रहे थे, मीडियम फार्मर्स क्या कर रहे थे, आपको पता है। नेक्स्ट था कि द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अगेन यहाँ पर हम लोगों ने फार्मर्स को 2 कैटेगरीज में बांट कर ही समझा कि किस तरीके से कैपिटल रिक्वायरमेंट है। स्मॉल फार्मर्स बोरो करते हैं, जबकि लार्ज फार्मर्स की सेविंग इतनी होती है कि उनको बोरोइंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो
लेंड करते हैं स्मॉल फार्मर्स को। नेक्स्ट था हमारे पास किस तरीके से फार्म प्रोडक्ट्स जो है उनकी सरप्लस को सेल करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, मेन एक चीज मैंने आपको बताई थी कि सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स का प्रोड्यूस इतना नहीं होता और उसमें से भी वो एक शेयर अपने पास रखते हैं, तो मेनली जो सरप्लस है वो सप्लाई करते हैं मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। यहाँ पर हम लोगों ने तेजपाल सिंह का एग्जाम्पल लेकर ये सब कुछ समझा भी था कि किस तरीके से वो अपनी अर्निंग्स का यूज कर रहे थे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो नॉन फार्म एक्टिविटीज का है। उसमें हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी हैं। डेयरी, जो आपने समझा अभी, उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देन शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, एंड एट लास्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। एंड किशोरा के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो फार्म लेबर से बाकी सारी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है एंड इससे उनकी जो कंडीशन है वो बेटर हो रही है क्योंकि उनके इनकम सोर्सेज इंक्रीज हो चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर पालमपुर। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। और मैंने इसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें हाईलाइट कर दिया है, तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ भी पाएंगे और अपनी बुक में भी उसी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर खत्म होता है। मैंने आपको इस चैप्टर का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया है एंड साथ ही साथ चैप्टर खत्म करने से पहले हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 9 का चैप्टर 2। Thank you so much.